नमस्ते। कोल्ड फ्यूजन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आजकल यूएस में हेज फंड्स पूरे मोहल्ले खरीद रहे हैं, इंडिविजुअल बायर्स से कभी कभी 50% ज़्यादा बोली लगाकर। छोटे मोटे कुछ एरियाज में फैमिलीज को बड़ी इंस्टीट्यूशनल मनी के साथ बिडिंग करनी पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सही है कि वॉल स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशनल मनी एक मार्केट को ऐसे डिस्टॉर्ट करे, और ये सब कैसे हुआ पहले से। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि आमतौर पर प्रॉपर्टी ऑक्शन में एक घर ही बेचा जाता है, लेकिन अब ये बदल रहा है कुछ रीजन्स में। अब पूरे मोहल्ले कंपनीज को बेचे जा रहे हैं। हाल ही में टेक्सास में 124 घर $32 मिलियन के लिए बेचे गए। जीतने वाली बोली एक ऑनलाइन प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म फंडराइज LLC से आई थी, जो एवरेज आस्किंग प्राइस से 50% ज़्यादा थी। ये एक छोटा सा उदाहरण है जो देश भर में बढ़ता हुआ ट्रेंड है। जॉन बर्न्स रियल एस्टेट कंसल्टिंग के मुताबिक 200 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फर्म्स घरों पर नज़र रखे हैं, जिनमें JP मॉर्गन और BlackRock इनकॉर्पोरेट जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। वैसे BlackRock $9 ट्रिलियन का एसेट कंट्रोल करता है और S&P 500 में लगभग हर कंपनी का स्टेक है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वॉल स्ट्रीट ने लगभग $60 बिलियन खर्च किए हैं लाखों प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए। होम बिल्डर्स भी अपने स्टॉक को सीधे इन्वेस्टमेंट फर्म्स में बेच रहे हैं। होम बिल्डर लिनियर कॉर्प $4 बिलियन के घर बनाएंगे और उन्हें इन्वेस्टमेंट फर्म जैसे कि एलियांस को वेंचर डील में बेचेंगे। इस सब में कुछ लोगों का मानना है कि ये हाउसिंग प्राइस रिकवरी को बढ़ा रहा है, लेकिन होम ओनर रिकवरी के बिना। तो अमेरिका यहाँ कैसे पहुँचा? हाउसिंग क्राइसिस 2008 के बाद लाखों फैमिलीज अपने घर खो रहे थे। लग रहा था कि प्राइसेस गिरते ही रहेंगे। सालों बाद यूएस सरकार ने सोचा कि उन्हें इंटरवेंशन की ज़रूरत है। उनकी नज़र में अगर कुछ नहीं किया गया तो इकोनॉमी के लिए भयानक परिणाम होंगे। सरकार को अब और बायर्स चाहिए थे, लेकिन कौन? मॉर्गेज अब एवरेज जॉय के लिए मुश्किल हो गए थे और रेगुलर अमेरिकन क्राइसिस की वजह से डर गए थे। तो सरकार ने सोचा कि वॉल स्ट्रीट इस काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट है। एक पायलट प्रोग्राम 2012 में लॉन्च हुआ था, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को रेजिडेंट्स के घर खरीदने की परमिशन दी गई थी। इससे मार्केट में आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट की गई थी, जो पहले बहुत कम थी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, राइट? प्राइस गिरना बंद हो गए, इकोनॉमी बच गई और खाली घर में अब रहने लगे। पर इतनी जल्दी मत बोलो। वॉल स्ट्रीट के साथ अक्सर होता है कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा ही दूर जाती हैं। द अटलांटिक की रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2017 के बीच कुछ सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी ग्रुप और हेज फंड्स ने 2 लाख घर खरीद लिए थे, जिनकी कुल कीमत $36 बिलियन थी। जैसा पहले भी बताया गया है, ये फिगर अब $60 बिलियन पर है। 4 सालों में लगभग दुगना हो गया। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अर्बन स्टडीज इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर डैन एमिग्लक के मुताबिक एक एरिजोना जिप कोड में 90% घर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा खरीदे गए थे। आज ये हाल है कि कुछ अर्बन हिस्सों में यूनाइटेड स्टेट के सिंगल फैमिली रेंटल्स में से कम 20% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास हैं। सिंगल फैमिली रेंटल होम्स अब वॉल स्ट्रीट के लिए एक नया पैसा बनाने का तरीका बन गया है और इंटरनेशनल भी हो रहा है। कतर में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी और कोरिया एक्सचेंज बैंक भी अमेरिकन हाउसिंग पर अपनी नज़र रखे हैं। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इतने कम होने की वजह से इन्वेस्टर्स बॉन्ड मार्केट से ज़्यादा रिटर्न्स चाहते हैं। इसके साथ ही इन्फ्लेशन भी शुरू हो गया है और कई इन्वेस्टमेंट फर्म रियल एस्टेट को करेंसी की डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट हेज करने का एक अच्छा तरीका समझते हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स जैसे कि स्टील और लंबर की बढ़ती हुई कीमत भी इसमें मदद नहीं कर रही। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं जैसे नीचे बताए गए हैं। पहली बार घर खरीदने वालों की कहानियां सुनने को मिलती है, जिन्हें 6 अलग अलग घरों पर आउटबिड कर दिया गया था, अक्सर बड़े कैश ऑफर्स के जरिए। प्राइवेट मम एंड डैड लैंडलॉर्ड्स के विपरीत, ये नए कॉरपोरेट लैंडलॉर्ड्स अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न बढ़ाने पर मजबूर होते हैं। इसका मतलब एग्रेसिव कॉस्ट कटिंग और रेंटर्स के लिए नए पेनल्टीज बनाने का होता है। कॉरपोरेट लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं। अनसेफ लिविंग कंडीशंस, मोल्ड इश्यूज, कॉकरोच इन्फेस्टेशंस। मेजर इश्यूज को ठीक करने से बार बार इनकार करना और अनलॉफुल एविक्शंस इन सब मुकदमों का हिस्सा है। कई लोगों ने कहा कि उन्हें एविक्शन नोटिस मिले थे, हालांकि उन्होंने अपना रेंट टाइम पर भरा था। एक कॉरपोरेट लैंडलॉर्ड अमेरिकन होम्स फॉर रेंट ने टेनेंट को रिपेयर्स के लिए बिल भेजना शुरू कर दिया जब वो चले गए थे।
इन एक्शन से उनकी रेवेन्यू 2014 से 2018 तक 1000% ज़्यादा बढ़ गई थी। ये सिर्फ अमेरिकन होम्स फॉर रेंट के बारे में 100 शिकायतों में से एक है। कंपनी इन्वेस्टर्स को खुश रखना चाहती है, पर टेनेंट्स का क्या? बकेट में कॉर्पोरेट ऑफिस जहां अनहैप्पी टेनेंट्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं। क्या आप अमेरिकन होमस्टेड कस्टमर हैं? मैं कॉनर स्मिथ हूं और मैंने 6 प्रॉपर्टी मैनेजर्स देखे हैं। ये बहुत हैं और फिर भी मेरे एसी को रिपेयर नहीं करवाया जा सकता। एक कंपनी जिसने वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर्स से मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हैं, उसे ज़्यादा उम्मीद थी। जब पानी ऊपर आ रहा था, मैं स्कूप कर रही थी। नैन्सी मॉस एक और अमेरिकन होम्स फॉर रेंट का हॉरर स्टोरी है। जब उसके लिथोनिया घर में रॉ सीवेज बैकफ्लो हुआ और जब उसके दीवारों पर मोल्ड शुरू हुआ, उसका लैंडलॉर्ड उसे ब्लेम किया। हमने इस घर में लगभग 14 महीने बिताए, जिसमें से 2 महीने हमने मॉटल 6 में बिताए। जब उन्होंने अपने कैंटन घर में शिफ्ट किया 3 साल पहले, उन्होंने एक फ्लड देखा, उन्होंने एक मोल्ड देखा और अभी लेटेस्ट है $1300 का लैंडस्केपिंग बिल जिसमें घास कभी नहीं होगी। इविक्शन से बचने के लिए एटकिंस ने आधा भरा। मैंने उन्हें पिछले 3 सालों में $74,000 दिए हैं और ये है हमारा रिटर्न। जब ये सब हो रहा था, कुछ और भी बुरा होने लगा। ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज जो ये घर खरीद रहे थे, उन्होंने पावर कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। पहले इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने अपने घर मैनेज करने के लिए कंपनीज बनाई। ब्लैकस्टोन इन्वेस्टमेंट ने इनोवेशन होम्स बनाया, जो फर्म जैसे ब्लैक रॉक और मॉर्गन स्टैनले द्वारा सपोर्ट किया गया था। कॉलोनी कैपिटल्स ने कॉलोनी अमेरिकन होम्स बनाया और फिर ये कंपनीज मर्ज करना शुरू हो गए। 2015 में कॉलोनी अमेरिकन होम्स ने स्टारवुड वे पॉइंट रेजिडेंशियल ट्रस्ट के साथ मर्ज किया था, जो खुद बाद में ब्लैक रॉक बैक्ड इनोवेशन होम्स के साथ मर्ज हुआ था। अमेरिकन होम्स फॉर रेंट, जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स जैसे कि वैनगार्ड द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ने अमेरिकन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ को $1.5 बिलियन डील में एक्वायर किया था और 2017 तक 2 बड़े प्लेयर्स ने मार्केट का लगभग 60% कंट्रोल ले लिया था। जैसे वॉल स्ट्रीट और ये इन्वेस्टमेंट कंपनीज और ज़्यादा रियल एस्टेट एक्वायर करते जा रहे हैं, वो रियल लोगों के साथ कम्पीट कर रहे हैं। कुछ एरियाज जैसे सब अर्बन जॉर्जिया में रेंटर्स कहते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टीज़ ढूंढना मुश्किल है जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ना हो। कुछ लोगों को लगता है कि फैमिलीज़ को इंस्टीट्यूशनल रेंटल्स में रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे और वेल्थ बिल्ड करने की बजाय वो कॉरपोरेशन को पैसे देते रहेंगे जो ट्रेडिशनली प्राइवेट सिटीजन्स होते थे। मैं यहाँ क्लियर होना चाहता हूँ कि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंपनीज इतनी रियल एस्टेट नहीं रखते कि वो अमेरिकन होम्स की प्राइस को नेशन वाइड बढ़ा सके, पर कुछ खास एरिया में उनका बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। आजकल इन्वेस्टर सेल्स फोर्ट वॉल्टन फ्लोरिडा में 1 साल पहले से 65% ऊपर है, फ्लैगस्टाफ एरिजोना में 54% और टुल्सा ओक्लाहोमा में 41%। इन सेल्स में से बढ़ता हुआ नंबर वॉल स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आ रहा है जो प्रॉफिट्स के पीछे भाग रहे हैं और उनके पास मस्टर करने के लिए पैसे बेइंतहा है इंडिविजुअल फैमिलीज के कंपैरिजन में। एक 2015 का स्टडी पाया था कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट उन घरों को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जहां कम रेजिडेंट मॉर्गेज क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल ये है कि अगर ये ट्रेंड चलता रहेगा तो इसका हाउसिंग मार्केट पर क्या असर होगा? क्या कोई इम्बैलेंस होगा? क्या यहाँ कोई फाइनेंशियल सिस्टम का रिस्क है? 2010 से पहले इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड का एग्जिस्टेंस ही नहीं था, पर अब वो सिंगल फैमिली रेंटल मार्केट में ह्यूज नंबर में आ रहा है। तो आप लोग क्या सोचते हो? एक तरफ वॉल स्ट्रीट और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हाउसिंग मार्केट के लिए एक प्राइसिंग फ्लोर प्रोवाइड करते हैं, पर दूसरी तरफ रेंटर्स एक वर्स डील मिल सकती है। अगर ये चलता रहा तो अब एक परमानेंट क्लास ऑफ रेंटर हो सकते हैं जो वॉल स्ट्रीट के ओनरशिप में रहते हैं। फ्यूचर में क्या हम अमेरिका को देखकर पूछेंगे कि क्या यूएस गवर्नमेंट ने वुड बी होम ओनर से प्राइवेट इक्विटी फर्म्स तक वेल्थ ट्रांसफ़र करने में मदद की थी? किसी सेंस में ये आज भी सच है, पर सवाल ये है कि ये कितना दूर जाएगा। तो मैं क्यूरियस हूँ, क्या आप में से किसी को पता है कि किसी और देश में भी क्या कोई सिमिलर कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी बाइंग हो रही है या ये सिर्फ एक अमेरिकन चीज़ है? इसके बारे में डिस्कस करने की सबसे अच्छी जगह है कोल्ड फ्यूजन डिस्कॉर्ड। इस वीडियो के लिए एक नया चैनल बनाया जाएगा, मैं नीचे लिंक दे दूँगा। वैसे अगर आप बिजनेस, साइंस, टेक्नोलॉजी या हिस्ट्री पर कुछ देखना चाहते हो तो कोल्ड फ्यूजन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम डगोगो है और आप देख रहे हैं कोल्ड फ्यूजन। मैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के लिए फिर मिलूँगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।
मैं सोच रहा था। तुम?
would do the same every night and day. You say that you will love me, and I promise you that. You say that you will love me, and I promise you that I will do the same. You say that you will love me every night and day, and I promise you that I will do the same. You say that you will love me, I will do the same, and I promise you that nobody just so easy to love. Say that you will love me, just so